और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विशेष सत्र के दूसरे दिन आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं हो सका। उपराज्यपाल नजीब जंग ने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाए बिना विधेयक न पेश करने की विधानसभा को सलाह दी थी और उसके बाद बिल पेश करने को लेकर हुई वोटिंग में 70 में से 42 विधायकों ने इसका विरोध किया। और लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि हर मुद्दे पर जनता की राय को लेकर फैसला लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने बिल पेश करने से पहले विधायकों की राय और विधानसभा के नियमों की परवाह नहीं की। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को जन लोकपाल बिल को लेकर बार बार अवरोध हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली जन लोकपाल बिल 2014 को पेश करने पर जोर दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के विधायक इसे पेश करने से पहले नियमों के तहत सदन की राय लेने को कह रहे थे। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली का कहना था कि विधेयक को सदन में प्रस्तुत नहीं माना जा सकता क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन बयानों के बीच विधानसभा की कार्यवाही में कई बार अवरोध हुआ। उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से विधानसभा अध्यक्ष एमएस धीर को लिखी चिट्ठी पढ़ने के मुद्दे पर भी सदन में काफी देर तक अवरोध रहा। अगर उनका कोई संदेश आया है तो इसका मतलब राष्ट्रपति जी का संदेश आया है और राष्ट्रपति जी का संदेश आया है जो हर दल की राजनीति से ऊपर है, हर व्यक्ति के लिए सम्मानित है। तो उनके आदेश के ऊपर इस हाउस की क्या मिल है? उनके आदेश के ऊपर उनका आदेश सर्वप्रथम प्राथमिकता है। ये नहीं कह सकते कि हम जो इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको आपको इंट्रोड्यूस करने की पावर ही नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को इस विधानसभा के इस हाउस के अंदर उसको स्पष्ट कर लीजिए। बीजेपी सदस्यों ने उस पर मतदान की मांग करते हुए अवरोध किया तो कांग्रेस विधायक इस पर बीजेपी का समर्थन करते नजर आए। कांग्रेस ने एलजी के प्रस्ताव पर वोटिंग करवाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन स्पीकर ने मुख्यमंत्री को जन लोकपाल बिल पेश करने की अनुमति दे दी। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पीकर के इजाजत के नाम पर जन लोकपाल बिल पेश कर दिया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर चर्चा नहीं होने दी और इसे पेश व न माने जाने की मांग की। इस मुद्दे पर विधानसभा स्पीकर ने वोटिंग कराई। 42 विधायकों ने बिल पेश करने के विरोध में वोट दिया, जबकि 27 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के विरोध और वोटिंग के बाद बिल पेश नहीं हुआ माना गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि देश के इतिहास में किसी विधानसभा में ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी और कांग्रेस एकजुट हो गई हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता है कि अगर हमने केंद्र सरकार में ये कानून भेज दिया तो वो कभी अप्रूवल नहीं देने वाले, इसलिए ये दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने इस बिल को आज प्रस्तुत नहीं होने दिया। आंदोलन से लेकर सरकार बनाने में जनता की राय लेने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने न तो जन लोकपाल बिल बनाने में जनता की राय ली और न ही इसे पेश करने से पहले विधायकों को इसकी कॉपी दी। यहाँ तक कि मीडिया को भी इसकी प्रतियां नहीं बांटी गई। किसी एक विषय पर एक काम नहीं हो रहा, सिर्फ टेलीविजन के ऊपर नारा, नाटक, नौटंकी, उपदेश, कथनी और करनी में फर्क, इसको छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं हो रहा। जन लोकपाल बिल दिल्ली लोकायुक्त कानून के स्थान पर लाया जाना है, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायत के दायरे में मुख्यमंत्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को लाया गया है। बिल पारित कराने के मकसद से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर बिल पास नहीं हुआ तो वो सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे। अनुदीवान और प्रणब गोस्वामी के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जन लोकपाल बिल को विधानसभा में पेश करने पर अड़ी हुई है, लेकिन उपराज्यपाल नजीब जंग ने इसे विधानसभा में पेश करने की मंजूरी नहीं दी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे मौजूदा स्वरूप में मंजूर न किए जाने के पीछे की वजह क्या है। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली जन लोकपाल बिल 2014 को पेश करना चाहती है, लेकिन उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को सलाह दी है कि वह आम आदमी पार्टी सरकार को जन लोकपाल विधेयक विधानसभा में पेश करने की अनुमति न दे। विधानसभा अध्यक्ष एमएस धीर को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने विधेयक सदन में पेश करने के लिए मंजूरी हासिल नहीं की है। उपराज्यपाल के इस ऐतराज के पीछे वजह इस बिल के वित्तीय पहलू भी हैं। संविधान के मुताबिक दिल्ली जन लोकपाल बिल 2014 ए सूची के वित्तीय विधेयकों में आता है, जिसके लिए उपराज्यपाल की इजाजत आवश्यक है।
जब एलजी के विभाषण पर चर्चा हो सकती है तो इस मैसेज पे भी चर्चा हो। अगर ऐसी ही वजहों से तेलंगाना बिल को भी सरकार राज्यसभा में पेश नहीं कर पाई थी, जिसे दोबारा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लोकसभा में पेश किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 117 के मुताबिक केंद्र सरकार को इस तरह के बिल के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, जबकि अनुच्छेद 207 के मुताबिक राज्य सरकार को इस तरह के बिल के लिए राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से जन लोकपाल बिल पर उपराज्यपाल की इजाजत न लेना संविधान के अनुच्छेद 207 का उल्लंघन होगा। इस सदन का सारा बिजनेस दरकिनार करके एलजी साहब के एड्रेस पे वोटिंग, एलजी साहब के मैसेज पे वोटिंग कराई जाए, ये मेरा प्रस्ताव है। अनुच्छेद 207 के खंड 3 के मुताबिक बिल के कानून बनने के बाद अमल में आने पर अगर संचित राजकोष से खर्चा लिया जाना है तो ये उपराज्यपाल की सहमति के बिना विधानसभा से पास नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 208 के मुताबिक भी राज्य सरकार और विधानसभा के अध्यक्ष इस तरह के नियम बनाने का दावा नहीं कर सकते हैं जिनसे संविधान की अवहेलना होती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो हमारे साथ कई खास मेहमान हैं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जो बेहद गर्मा गर्म हो चुका है। लेकिन मेहमानों से पहले इस वक्त श्याम सुंदर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम का रुख करते हैं। श्याम, ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जो सबसे बड़ी बात जो इस नई राजनीति जो आम आदमी पार्टी लेकर आई थी वो रेफरेंडम था कि हर बात पर यानी कि सरकार बनाने को लेकर भी एक आम राय लेने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी के जरिए अपने समर्थकों के दरमियान। लेकिन सरकार बनाने से बिगाड़ने के बीच, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकूं, यानी कि इस्तीफा देने की जब बात आ रही है, तब रेफरेंडम क्यों नहीं है? इस पर क्यों खामोशी है? नहीं, बिल्कुल आरफा, एक तो जो आपने सवाल उठाया बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब आपने कांग्रेस से समर्थन लिया था, उससे पहले आपने कहा था कि न समर्थन लेंगे न देंगे, उसके बाद आपने कहा कि आपने जनमत संग्रह कराया है और जनमत संग्रह इस पक्ष में था कि आप सरकार में जाएं। और अगर ये जनमत संग्रह था कि आप सरकार में जाएं तो जाहिर है कि दिल्ली के लोग चाहते थे कि आप जिम्मेदारी से काम करें और जिम्मेदारी उठाएं। और जन लोकपाल बिल पास कराना आपके मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी में हो सकता है, लेकिन मैनिफेस्टो में सिर्फ आपने एक वायदा नहीं किया था, आपने और कई वायदे किए थे। और आपने किया क्या इतने दिनों में, जितने दिन भी आप सरकार में रहे, कि आपने जो भी राहत देने की कोशिश की, चाहे वो बिजली के दरों की बात करें तो आपने सब्सिडी देकर, जो कि जनता का पैसा है उसी से सब्सिडी देकर कुछ राहत देने की कोशिश की। आपने तमाम घरों को 700 लीटर फ्री पानी पहुंचाने की बात कही थी। आपने उनको फ्री पानी देने की जो बात कही, लेकिन उसमें भी पेंच रहा कि अगर आप 700 से 701 लीटर भी पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरे 701 लीटर पानी का बिल देना पड़ेगा। इसके अलावा जिन घरों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है उसके लिए क्या योजना है? आप ऑडिट बिजली कंपनियों का ऑर्डर करते हैं और आप इंतजार नहीं करते हैं। आप एक मुद्दे को लेकर और जन लोकपाल को लेकर भी आपने कोई रेफरेंडम नहीं कराया कि अगर जन लोकपाल बिल पास नहीं होता है, आपने कहा पहले रामलीला मैदान में कराएंगे, फिर आपने कहा कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कराएंगे, फिर आप राजी हो जाते हैं कि आप विधानसभा के अंदर ही ये कर सकते हैं। तो क्यों आप उन नियमों की अनदेखी करना चाहते हैं? आप नजीब जंग जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, अगर उस बिल को भेज देते और अगर वहां पर कोई किसी तरह की आपत्ति होती, उस वक्त में आप कोई कदम उठा सकते थे। जो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, अगर इंट्रोड्यूस नहीं होने पर ही आप इस्तीफा देने के लिए चले जाते हैं तो ऐसा नजर आता है कि सारी जो पूरी जो प्रक्रिया है, जो घटनाक्रम है, वो स्क्रिप्टेड है एक तरह से। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है वो ये बात भी कि जिस तरह से जब केंद्र के लोकपाल बिल की बात आई थी तो हमने मालूम है 2 साल तक किस तरह से जन आंदोलन किया गया था, न हजारे अनशन पर बैठे थे और तमाम जो बिल के जो प्रोविजंस जो केंद्र सरकार ने बनाए थे उनको लेकर एक थ्रेड बेयर, जिसे कहें एक धागा उधेड़ के देखने की कोशिश की गई थी। एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिससे फिर इन्हीं जो पार्टी नहीं थी तब एक आंदोलन था, उसके लोग बाहर हो गए थे। लेकिन अब जबकि जो दिल्ली का जन लोकपाल बनाने की बात आई है तब न तो सिर्फ पत्रकारों को भी ये पता नहीं है कि आखिर उसके जो फाइनल प्रोविजंस हैं वो क्या रखे गए हैं, आम लोगों की राय भी नहीं ली गई है। इसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी के समर्थकों में कोई नाराजगी नहीं है? देखिए आरफा, पहले तो एक ये खबर आ रही है इस वक्त के अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि अभी औपचारिक तौर पर उनको घोषणा करनी है, तो ये अपने दर्शकों को जानकारी दे दे। और आपने जो सवाल उठाया है वो वाजिब सवाल है और सिर्फ ये सवाल नहीं, कई मुश्किल सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। और जो जानकार हैं राजनीति के, जो आंदोलन में रहे हैं या जो पत्रकार हैं जो कवर करते रहे हैं, वो ये जानते हैं कि कोई भी कानून, अरविंद केजरीवाल RTI आंदोलन के हिस्सा रहे हैं, अरुणा रॉय के काफी करीबी वो कार्यकर्ता रहे हैं,
हैं और वो खुद भी जो है वो ये बात जानते हैं कि आरटीआई का जो कानून है आज भी उस पर डिबेट चल रही है दोनों तरफ से। कुछ लोग चाहते हैं कि आरटीआई के दायरे से कुछ लोगों को बाहर ले जाया जाए, कुछ लोग मानते हैं आरटीआई के कानून को बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर अभी खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो किसी भी वक्त पीटीआई की खबर है जिसमें कि ये पता चल रहा है हमें कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के जो अभी तक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इससे पहले भी खबरें ये आनी थी कि जो उनके मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के वो भी सचिवालय से अपना जरूरी सामान लेकर चल निकले हैं। इस खबर की पुष्टि का हम जरूर इंतजार करेंगे। अनु दीवान हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु, कुछ खबर है आपको? जी बिल्कुल आस्था, यहाँ पे इस वक्त हम पार्टी ऑफिस में मौजूद है और सभी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे अरविंद का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे अरविंद के ऑफिस में हनुमान रोड ऑफिस में योगेंद्र यादव, संजय सिंह और सभी पार्टी के मेन मेंबर्स मौजूद हैं। जहाँ तक अभी तक खबरें आ रही है कि पार्टी उनके साथ बात करके फिर औपचारिक तौर पर ऐलान करेगी कि अरविंद ने रिजाइन किया है या नहीं। अभी तक जो खबरें मिल रही है वो यही मिल रही है कि अरविंद ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन पार्टी से बात करने के बाद अरविंद सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे संबोधित करते हुए अपना फैसला सुनाएंगे। चलिए अनु, लौटेंगे आपके पास भी और शाम आपके पास। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच हमारे साथ कई खास मेहमान, जो पूरा घटनाक्रम मैं कहूं कि हुआ है दिन भर, आज सुबह से लेकर विधानसभा के अंदर, उसके बाद जो खबरें मिल रही हैं, जो पीटीआई के हवाले से खबर है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसकी औपचारिक घोषणा आपसे कुछ देर के बाद वो हनुमान मंदिर रोड पर जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच कर सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं सभी मेहमानों का। हमारे साथ हैं हारून यूसुफ साहब इस वक्त। स्वागत है हारून साहब आपका इस चर्चा में। हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से। विजेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं रामकृपाल सिंह जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं नवभारत टाइम्स से। रामकृपाल जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत हारून यूसुफ साहब आपसे, क्योंकि आप सहयोगी पार्टी समर्थन दे रहे थे सरकार को, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले तो क्या ये दिखाता है, साथ जो था वो सिर्फ इन्हीं 48 दिनों तक था? कड़वी यादें जरूर रहेंगी, उस पर भी आऊं उससे पहले, लेकिन जो सबसे पहले कि किस तरीके की स्थिति होगी और अगला कदम क्या होगा? देखिए, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई है और जिस तरीके से पूरा एक जैसे स्टेज मैनेज ड्रामा होता है वो तैयार किया गया, हमने बार बार कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि आप सख्त से सख्त लोकपाल कानून लाइए, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। और हमने ये कहा जो संवैधानिक प्रक्रिया है, मैं पिछले 20 साल से इस असेंबली का मेंबर हूं, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एमएलएस को पता नहीं है कि बिल क्या है, क्या डिस्कस होना है, लेकिन मीडिया में रोज जो है उसके बारे में खबरें सिलेक्टिव लीक तरीके से लीक की गई और किसी मेंबर को नहीं पता थी बिल में क्या है। आज जब उपराज्यपाल ने अपना संदेश भेजा और निर्देश भेजा, उसमें साफ तौर पे कहा कि ये नियम 22 और 55A के तहत ये बिल असेंबली में नहीं रखा जा सकता और हमने इस बात पे ये कहा कि इसको संवैधानिक तरीके से लाइए, कांग्रेस समर्थन देगी। आज उसके साथ एक और था एप्रोप्रिएशन बिल, जिसके अंदर 372 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी थी, हमने उसका समर्थन किया। और अगर हमारी नियत में खोट होती तो अगर हम उस एप्रोप्रिएशन बिल को समर्थन नहीं देते तो सरकार पहले ही गिर जाती। लेकिन जिस तरह से आज ये पूरा स्टेज मैनेज था, ना तो किसी से पूछा गया, छोटी छोटी बातों पे रेफरेंडम होता है, इतना बड़ा लोकपाल बिल लेकर आए थे, एमएलएस को नहीं पता थी, किसी पत्रकार को नहीं पता थी, सचिवालय को नहीं पता थी। लेकिन हारून यूसुफ साहब, तमाम चीज ये हारून यूसुफ साहब, ये बातें तो अपनी जगह जायज हैं, लेकिन एक राजनीतिक हथियार के तौर पर जो जन लोकपाल बिल का मुद्दा लेकर राजनीति की दीवार तक चढ़े, उसके बाद किला बनाया पूरा अरविंद केजरीवाल ने, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है क्या कि सियासी फायदा अभी भी उनके हाथ में है, वो हथियार अभी भी ताजा है और जिंदा है? जी हाँ, और यही सवाल जो कि हारून यूसुफ साहब से हम जानने की कोशिश कर रहे थे, फिलहाल वो तो अभी हमसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, लेकिन हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं विजेंद्र जी, आज के दिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों का जो दर्द है वो एक जैसा ही है। देखिए, ये विषय किसी पार्टी का नहीं है,
देश के हर उस नागरिक से जुड़ा हुआ विषय है जो इसके संविधान में विश्वास रखता है, इसकी प्रक्रियाओं में विश्वास रखता है, इसके कानून में विश्वास रखता है। ये चाहे वो कोई पत्रकार है, चाहे कोई सैनिक है, चाहे कोई सिपाही है, चाहे वो कोई विधि दाता है, चाहे कोई वकील है, कोई भी क्यों ना हो, कोई इस बात के पक्षधर नहीं होगा कि आप गैर कानूनी तरीके से व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ हितों को साधने के लिए इस तरह का प्रपंच करें और हम आपके साथ खड़े हो जाएं। लेकिन विजेंद्र गुप्ता, आपको लगता है क्या इस बीच ये बात सही है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच, कुछ बुद्धिजीवियों के बीच ये बात जरूर अपील करेगी, लेकिन वो आम आदमी जिसको सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से लेना देना है, उसके बीच क्या अरविंद केजरीवाल फिर भी सियासी तौर पर अगर हम देखें अपने को एक आम आदमी के क्रूसेडर के तौर पर साबित करने में कामयाब हुए? आप कभी नाटक क्रूसेडर नहीं हो सकता और नाटक झूठ के कभी पैर नहीं होते। इसका मतलब क्रूसेडर है नहीं, लेकिन दिखना चाहते हैं। तो होना और दिखना चाहना दोनों में अंतर है। कायदा ये है कि जब आप सरकार में हो, गवर्नेंस में हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप चीज़ों को कंसेंसस के साथ पारित करें या उसको लोगों के हितों में लागू करने के लिए चिड़िया की आंख की तरह एक ही टारगेट करके चले। लेकिन उनका टारगेट पारित कराना नहीं है, उनका टारगेट भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लोकपाल लागू हो, ये नहीं है। उनका टारगेट है लोकपाल के नाम पर कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटों को इकट्ठा किया जाए, कैसे चुनाव में जीता जाए। और जब ये मानसिकता है और कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना और विशुद्ध रूप से राजनीति, तो आज ही उस राजनीति का प्रपंच हमने आज यहाँ देखा है। चलिए विजेंद्र जी, मैं लौटूं आपके पास। एक छोटा सवाल हारून यूसुफ साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, जिस सीमा की बात हो रही थी, मतलब जो आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिस संवैधानिक सीमा में बांधने की बात 2002 के उस केंद्रीय गृह मंत्री के मंत्रालय के आदेश के बाद होती, इसे उन्होंने मानने से इनकार किया। आम आदमी पार्टी ने कहा 2002 का जो आदेश है कि हम किसी भी बिल को पहले गृह मंत्रालय को दिखाएं, हम इसे नहीं मानते हैं। इसको लेकर भी खबर ये थी और आम आदमी पार्टी ने दावा भी किया कि शीला दीक्षित सरकार ने भी इसका विरोध किया था। उसी प्रावधान को तोड़ने के लिए कहा यह गया कि देखिए ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपको अनुभव है। जो लेजिस्लेशन 2002 में आया था, जी बताएं। जो 2002 में आया था वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन था और एनडीए की जब सरकार थी तब आया था। और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है वो पार्लियामेंट के पटल पर रखकर और राष्ट्रपति की उसमें स्वीकृति होती है, राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट करते हैं और अप्रूव करते हैं। ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जैसे होम मिनिस्ट्री के किसी डिप्टी सेक्रेटरी ने वो बना दिया हो, और उसकी पूरी एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर उस संविधान को जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वापस लेना है तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसी के जरिए उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए वो बार बार मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाह रहा हूं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सुन लेते हैं कि फिलहाल वो क्या कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे नीचे कर ले मैंने सबको संबोधित किया। हमारी 28 सीट आएगी। थोड़ा पीछे हो जाऊंगा। और हमने कसम खाई थी कि बीजेपी और कांग्रेस का समर्थन करेंगे। कांग्रेसियों ने जबरदस्ती समर्थन दिया। हमने जनता से पूछा, जनता ने कहा जितने दिन समर्थन दे रहे हैं उतने दिन दे रहे हैं, काम करके दिखाओ। हमारी 28 दिसंबर को सरकार बनी। 28 दिसंबर को हम सब लोगों ने शपथ ली थी। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा वादा था माइक तो लगाओ यार मेरे कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास करेंगे। इन कांग्रेसियों ने लिख के दिया था कि जन लोकपाल बिल का समर्थन करेंगे। दोस्तों, आज
विधानसभा में जन लोकपाल बिल जब प्रस्तुत करने की कोशिश की गई तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सबको ये तो पता है भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सबको ये तो पता है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले ये खुल के सामने आ गए, इनका असली चेहरा सामने आ गया और इन दोनों ने मिलके आज दिल्ली की विधानसभा में जन लोकपाल बिल प्रस्तुत ही नहीं होने दिया। इन्होंने जन लोकपाल बिल गिरा दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी 3 दिन पहले दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी 3 दिन पहले उन्होंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी वो शख्स है जो इस देश की सरकार चलाता है। मुकेश अंबानी कहता है, मुकेश अंबानी ने कहा है कि कांग्रेस मेरी दुकान है, मैं जब चाहूं कांग्रेस में जाके जो मर्जी खरीद सकता हूं। और पिछले 1 साल से अभी तक यूपीए की सरकार को पिछले 10 साल से मुकेश अंबानी चला रहा था और पिछले 1 साल से मोदी जी के पीछे भी मुकेश अंबानी है। मोदी जी के पास इतना पैसा कहां से आता है? मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का पैसा कहां से आता है? लोग बताते हैं कि मुकेश अंबानी उसके पीछे है। तो दोस्तों, जैसे ही हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। इनको ये लगा कि ये केजरीवाल के पास अभी तो एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, उसी से इसने नाक में दम कर रखा है। कल को अगर लोकपाल बिल आ गया, अगर जन लोकपाल बिल आ गया, तो इनमें से आधे से ज्यादा जेल चले जाएंगे। इसलिए इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल गिरा दिया। इनको यह भी डर था कि अगर ये सरकार चलती रही तो अभी तो मुकेश अंबानी और वीरप्पा मोइली को ही पकड़ा है, थोड़े दिन में शरद पवार की बीमारी आ सकती है, थोड़े दिन में शायद कमलनाथ की बीमारी आ जाए। इसलिए कुछ भी हो जाए, इस केजरीवाल को निकालो। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आप में से एक आदमी हूं। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल गिरा है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बिल के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, 100 मुख्यमंत्री की कुर्सी को छावर करने के लिए तैयार है।
नहीं समझूंगा। ये मेरा इस्तीफा है। अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में तुरंत दोबारा चुनाव करवाए जाएं। दोस्तों, हमने 28 दिसंबर को सरकार बनाई थी। 28 दिसंबर को, और उसके बाद से हमारे सरकार बनाई थी। 28 दिसंबर को, और उसके बाद से हमारे साथ के साथ मंत्री आज तक ठीक से सोए नहीं है। रात दिन से हम काम कर रहे हैं पिछले 48 हमने दिल्ली वालों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने बिजली के दाम कम करे, पानी के दाम कम करे, इन बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाने के ऑर्डर करे, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करा। हमने पूरी साफ नीयत से, ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। हो सकता है हमसे गलतियां हुई हो, लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश करी। ये लोग कहते हैं हमको गवर्नेंस करनी नहीं आती। अरे 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं करवा पाए, हमने 5 दिन में करवा दिया। 65 साल में ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलके भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए, हमने 48 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया। हमने शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, मुकेश अंबानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। कहते हैं गवर्नेंस करो, ये सब मत करो। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना ही तो गवर्नेंस होता है। ये भ्रष्टाचारी तो घूमते रहे। मेरे को ये लगा कि हम भी अगर करोड़ों रुपए खा लेते और थोड़े से बीजेपी वालों को फेंक देते और थोड़े से कांग्रेस, तो ये कहते बड़ी अच्छी गवर्नेंस चल रही है, अब ये कहते बड़ा अच्छा काम चल रहा है। दोस्तों, कल जो कुछ संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर हुआ, उससे मन खट्टा हो गया बहुत ज्यादा। कल संसद के अंदर जिससे इन्होंने मिर्च पाउडर फेंका, जो इन्होंने हरकत फाड़ दी है, सभा में इन्होंने मेरा माइक तोड़ दिया, मेरे कागज फाड़ दिए, हमारे एक मंत्री को चूड़ियां दी इन्होंने। क्या चूड़ियां देने का मतलब क्या है? ये महिलाओं की इज्जत करते हैं ये बीजेपी वाले। दोस्तों, कल इन्होंने स्पीकर का माइक तोड़ा, इन्होंने कागज फाड़ दिए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं संसद विधान मंदिर होता है, कहते हैं विधानसभा मस्जिद होती है, मंदिर होता है। मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर में जाते हो तो मूर्तियां तोड़ते हो क्या? मस्जिद में जाते हो तो कुरान फाड़ते हो क्या? चर्च में जाते हो तो बाइबल फाड़ते हो क्या? जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ते हो क्या?
को भी और संसद को भी। ये लोग कहते हैं हम जो भी काम करते हैं कहते हैं संवैधानिक है। मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करी, आज मोइली साहब कहते हैं एफआईआर असंवैधानिक है। हमने कहा भ्रष्टाचार दूर करो तो कहते हैं केजरीवाल असंवैधानिक बात करता है। मैंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल लाओ तो कहते हैं लोकपाल बिल असंवैधानिक है। हमने कहा लोकपाल बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करो, कहते हैं विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। दोस्तों मैंने संविधान पढ़ा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमें विधानसभा में बिल प्रस्तुत करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। केंद्र सरकार कौन होती है? कोई अंग्रेज है क्या वो? केंद्र सरकार अपने आप को अंग्रेज मानती है जैसे लंदन की सरकार हो, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आप को वाइस रॉय समझते हैं उनका अंग्रेजों का। और दिल्ली की विधानसभा को तो ये कुछ समझते ही नहीं है, ये सोचते हैं इनको तो आजादी नहीं मिली अभी तक, सारा काम हमसे पूछ के करेंगे। नहीं पूछ के करते तुमसे हम काम। हम नहीं बात मानते केंद्र सरकार की, हम संविधान की बात मानेंगे। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने पास किया था, हम संविधान की बात मानेंगे। संविधान के लिए मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। संविधान के लिए मुख्यमंत्री का त्याग देंगे। ऐसे संवैधानिक है, झूठ बोलते हैं ये लोग, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस वाले मिल गए हैं। दोस्तों हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करो तो कहते हैं संवैधानिक है। तुम माइक तोड़ते हो विधानसभा में तो संवैधानिक है, तुम बिल फाड़ देते हो तो संवैधानिक है, तुम चोरी करते हो तो संवैधानिक है, तुम्हारे सारे कुकर्म संवैधानिक है, और हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो संवैधानिक है। दोस्तों इस देश की जनता तुमको सबक सिखाएगी। इस देश की जनता खड़ी हो चुकी है। इस देश की जनता ने अब आजादी की खुशबू ले ली है। अब इस देश की जनता चुप नहीं बैठने वाली। दोस्तों मैं अब मैं सीधा यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहा हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे ऊपर कृपा करना, हमें सद्बुद्धि देना, और हे भगवान हमें मौका देना कि इस देश के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकें और सब लोगों को भला कर सकें। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल वापस उसी राजनीति पर जाने की तैयारी में जिसके लिए वो जाने जाते हैं, विरोध की राजनीति। मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और साफ तौर पर इस्तीफे के साथ जो कई उन्होंने बातें कही हैं उस पर एक छोटा सा रिएक्शन पहले चाहूंगा मैं। रामकृपाल जी, जिस तरीके की तस्वीर दिख रही थी और कहा यह जा रहा था कि मौके तलाशे जा रहे हैं, क्या वाकई इस पूरे गेम में किसे क्या हासिल होता नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, मुझे लग रहा है कि बात बहुत साफ है। डे वन से अगर आप सारी चीजों को देखें तो ऐसा कोई अप्रत्याशित नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड था कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। जब आपको समर्थन देने वाली पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है तो आप तो माइनॉरिटी में आ गए ना। बीजेपी तो आपका समर्थन कर ही नहीं रही है, तो वो तो टेक्निकली दैट डे खुद आप माइनॉरिटी में आ गए। तो कोई भी माइनॉरिटी की सरकार ये जानते हुए कि जो मैं कदम उठाने जा रहा हूं उस पर मैं समर्थन खो चुका हूं सिर्फ 27 विधायक के चलते। पहली बात तो यह है कि नैतिक आधार ही नहीं था उस बिल को पेश करने का, क्योंकि ये पब्लिक स्टैंड था, अंदर छुपी बात नहीं थी। फिर भी मेरा कहने का अर्थ यह है, देखिए केजरीवाल जी का आज पूरा भाषण सुनने के बाद जब जो नाम ले रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। वो संसद में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, सॉरी सदन में मैं सदन कह रहा हूं। उनके सामने दो ही चॉइस थी।
अगर वो सदन में बने रहते तो सड़क से खारिज हो जाते। सड़क पर पॉपुलर होने के लिए उनको सदन छोड़ना ही था। और आज वाला जो था, इससे बढ़िया कोई मुद्दा नहीं मिल सकता था कि करप्शन के नाम पर, क्योंकि जो आप अभी सही आप कह रही थी कि पब्लिक जो है वो बहुत डिटेल में नहीं जाती है। अब उन्होंने इस चीज को ऐसा कर दिया है कि भ्रष्टाचार के लिए मैं लड़ रहा था और लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल नहीं पास होने दिया। जनता इमोशनल होती है। आज की तारीख में कांग्रेस तो पहले से हारी हुई है, 8 सीट के बजाय 1 सीट हो जाएगी, फर्क क्या पड़ता है। सबसे बड़ी पराजय इसमें बीजेपी की है। और अभी अगर आप देख लीजिए तो सिंपैथी केजरीवाल ले गए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जज्बाती बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात तमाम देखिए, चीजें- जैसा उन्होंने शरद पवार का नाम, जिसका भी नाम लिया, सीधा उनका आज उन्होंने भाषण में दिल्ली विधानसभा में भी कहा है कि संसद को भी ठीक करना है। तो सीधा सीधा सवाल है कि उन्होंने मान लिया है कि दिल्ली विधानसभा में जब भी चुनाव होंगे, अब मुझे दिल्ली विधानसभा में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं आऊंगा। अब मुझे यहां से निकल करके, वो बंधे हुए थे, उनको सड़क पे जाना था संसद में पहुंचने के लिए। इसमें वो सफल हुए हैं। तो यानी पीएम की चेयर के लिए वो देखिए, सीएम के चेयर को क्या सैक्रिफाइस होता कर है रहे नहीं हैं। होता है, लेकिन उन्होंने आज दिल्ली वालों की सिंपैथी और गेन की है। अब वो आश्वस्त हैं कि पहले क्या होता, अगर ये नहीं गए होते इतने दिन तो दिल्ली में दोबारा चुनाव होते तो इनको फिर वही मेहनत करनी पड़ती। आज उनको लग रहा है कि सब सारे ड्रामे के बाद अब ही इज कंफर्टेबल पोजीशन। सवाल और भी कई महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले हारून यूसुफ साहब की प्रतिक्रिया जान लेती हूँ। हारून यूसुफ साहब, कहा यह जा रहा है कि जो ब्रह्मास्त्र था उसका इस्तेमाल कर लिया है, सबसे मजबूत हथियार का। लगातार आप हालांकि चाहते थे कि वो सरकार में बने रहें और परफॉर्म करके दिखाएं। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की भी रणनीति रही है, लेकिन उस सब के बावजूद कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा बहाना जरूर मिल गया जो एक मजबूत बहाना था, और आखिरकार इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अल्फा जी, जिस तरीके से आज सदन में पहली मर्तबा जब हाउस चल रहा हो, पहले भी इन्होंने मीडिया को इजाजत दी थी, ये सारा जो नाटक था वो विधानसभा में करना चाहते थे, लेकिन वो उनके पास कोई वहां मुद्दा नहीं था। और जो उनका बिल था एप्रोप्रिएशन का, वो उन्हें पास कराना था, क्योंकि अभी जो बिजली के बारे में वो भाषण दे रहे थे, लोगों को गुमराह करने के लिए उनका मकसद ये था कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो फिर लोग जो है इनको बुरा भला कहेंगे, क्योंकि बिजली के बिल बढ़कर आएंगे लोगों के। तो ये तमाम जिस तरीके से मैं समझता हूं कि एक बहुत ही चतुर और चालाक, जो यानी अगर हारून साहब मान गए आप, किसी लेकिन को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है तो अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है। यानी मान गए आप इस बात को कि वाकई ये राजनीति के उस स्तर पर है जिसे कहा जाता है, आपने चतुर चालाक सब कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये बात कह दे कि वाकई दांत खट्टे कर दिए हैं जो बड़े बड़े सीजन पॉलिटिशियंस थे उनके भी? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है कोई 10-20 साल पुरानी पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने इस तरह के बहुत सारे दौर देखे हैं, बहुत सारे लोग भ्रमित करने आए हैं। हमें याद है जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन भी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, और बाद में जब चुनाव खत्म होता है तो वो तमाम सांप्रदायिक पार्टियों से हाथ मिला के सरकार बनाते हैं। केजरीवाल जी को तो अभी 10 साल और लगेंगे उस तरीके की। हारून साहब, जो आप बात करें वो हो सकता है भविष्य में हो ऐसी पूरा तस्वीर, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, जिसकी जिक्र थोड़ा इशारा किया रामकृपाल जी ने, मैं समझना चाहूंगा विजेंद्र जी आपसे, टेक्निकली तौर पर सदन में पेश होना चाहिए जन लोकपाल या नहीं पेश होना चाहिए, इसको लेकर आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने घेरा, लेकिन जो शहादत पेश की जा रही है, जो दर्शाई जा रही है, जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, वो एफआईआर, गैस की कीमतें, करप्शन, लोकपाल बिल, कहीं भी टेक्निकलिटीज का जिक्र नहीं है। क्या आप वाकई आपको लगता है कि चुनावी रण में जनता को इन टेक्निकलिटीज को आप समझा पाएंगे, या फिर वो आसानी के साथ वो समझ जाएगी कि जी करप्शन के खिलाफ आप लोग साथ नहीं खड़े थे? देखिए, एक होती है वास्तविकता और एक होती है परसेप्शन। एक होता है कि सही मायनों में लोगों के हित में काम करना, और एक होता है सिर्फ वोट पॉलिटिक्स करना। उनके जो 48-49 दिन का कार्यकाल है वो पहले दिन से ही वोट पॉलिटिक्स पर था, और वो सिर्फ एक मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक शोकेस करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को। और उनकी एक दिन भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि एक सरकार चल रही है
एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो कुछ कॉन्क्रीट गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जन लोकपाल बिल के साथ भी जितना बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई को के एक माहौल को जिस तरह से इन्होंने खराब किया है, अगर ये वास्तविकता में लोकायुक्त एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहते तो इसको सही तरीके से एक चिड़िया की आंख की तरह उस पर निशाना करके, और जब आप जानते हैं कि आप सदन में सिर्फ 27 हैं और आपको बहुमत के लिए 36 लोग चाहिए, इतने कम लोग होने के बाद भी आपको मौका मिला सरकार चलाने का, बनाने का, तो विजेंद्र जी, आप सिद्ध करिए अपनी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी, विजेंद्र जी, पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों के बीच में जाइए कि मैं गुड गवर्नेंस दे सकता हूं और अब आप मुझे पूर्ण बहुमत दीजिए। विजेंद्र जी, लेकिन आगे क्या ये रोडमैप नौटंकी, होगा? नाटक, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जनता के साथ एक एनार्किज्म करना, आई एम एनार्किस्ट कहना, जाकर के रेल भवन के बाहर बैठ जाना, सड़क पर सो जाना, दिल्ली की जनता इस वक्त जानना चाहती है कि आखिर आगे का रास्ता कैसे तय होगा, क्या दोबारा चुनाव होंगे? पिछले 49 दिन से मुझे लगता है कि विजय जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हारून यूसुफ साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ कि क्या आगे का रास्ता अब कैसे तय होगा? फिलहाल विधानसभा भंग होगी या फिर चुनाव होंगे? दिल्ली की जनता जो है फिलहाल काफी अनिश्चितता उसके दिमाग में होगी। हारून यूसुफ साहब जी, हेलो जी हाँ, मैं ये जानने की कोशिश करी थी कि दिल्ली तमाम की निर्णय जो है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, और जो इनका झूठा चेहरा है वो लोगों के बीच में जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे किस तरीके से गुमराह करके अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए, और एक नया सपना जो सजो रखा था पार्लियामेंट जाने का, वो लेकर जो है ये तमाम घटनाक्रम अगर आप देखें तो ये उसी एक साजिश, हारून साहब, वो तो अलग बात हुई कि आप जनता के बीच जाएंगे, रणनीति का हिस्सा आम है। आदमी पार्टी की सरकार की पारी खत्म हो गई है, 4849 दिनों का, हाफ सेंचुरी से पहले इन्होंने अपनी पारी की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल ये कि क्या दिल्ली की जनता को दोबारा चुनाव में उतारेंगे आप, या फिर जिस तरीके से आपने सेक्रीफाइस किया, इतना सब कुछ सुनते रहे आम आदमी पार्टी से अपने विरोध में और आपने समर्थन दिया, कुछ ऐसे ही मुद्दों के आधार पर कुछ और नई गठजोड़, कुछ नई एक इबारत लिख सकते हैं? क्योंकि अब तो ऑप्शन यही है कि आप और बीजेपी दो ही बचे हैं, आम आदमी पार्टी तो मैदान छोड़कर आप लोग कह रहे हैं कि चली गई। देखिए, बीजेपी को हम समर्थन इसलिए नहीं देना चाहते कि हम कम्युनल फोर्सेस के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और यही वजह थी कि हमने केजरीवाल की सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था कि ताकि फिरका परस्त ताकतों को अलग रखा जा सके। और आज भी हम उसी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, फिरका परस्ती को, और ये जो नाटक दिल्ली के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने किया है, वो दिल्ली के लोगों के पास बिल्कुल। पिछले दिनों में ये दो बड़ी बहसें भी आई हैं कि क्या भ्रष्टाचार ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत के लिए या फिर सांप्रदायिकता, दोनों अलग अलग मुद्दे, वजन लगातार लोग तोल रहे हैं। लेकिन विजेंद्र जी, ये बताइए कि फिलहाल आगे का रास्ता क्या है? क्या बीजेपी की दिलचस्पी है सरकार बनाने में? देखिए, मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ बड़ी विकट हैं, और जिस तरह से मैदान छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से भाग गए और सरकार चलाने में मुझे लगता है कि वो एक तरह से नाकाम सिद्ध हुए, और इसलिए, और उनकी पार्टी के अंदर भी बड़ा भारी विद्रोह है। उनके एक सदस्य तो एक्सपेल हो ही चुके हैं और भी बहुत सारे सदस्य ऐसे। तो क्या उन लोगों के सहयोग से आप बना सकते हैं? सारी ऐसी है कि इसको बड़े सूक्ष्म तरीके से देखने की जरूरत है। विजेंद्र जी, कई सारे लोग, पार्टी के पास 32 सदस्य है, एक जो रामवीर शौकीन है, एक बिन्नी है, और भी लोग हैं, तो 34-35 लोग तक तो बहुत आराम से सदन की संख्या पहुंचती है। तो देखते हैं कि अभी क्या माहौल बनता है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी उठने में संकोच नहीं करेगी। इशारा जरूर मना नहीं कर रहे हैं, सरकार बनाने से इशारा जरूर कर रहे हैं, और हम ये वादा करते हैं विद्रोही है हम सत्ता में आए, पार्टी के अंदर वक्त की हमने कमी है सर, मैं माफी चाहूंगा। पहले एक आखिरी रिएक्शन जिसकी बात की जा रामकृपाल जी से, हम एक सख्त कानून पारित करेंगे और उसी से हम इस सरकार की शुरुआत करेंगे जहां पर इन्होंने इस सरकार को छोड़ा है। चलिए, यानी अब सरकार बनाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आप इस बात की घोषणा करें राष्ट्रवादी टीवी में। रामकृपाल जी, साफ तौर पर इशारा उन्होंने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी 34-35 की बात करने लगी है। जाहिर सी बात है, अब तो ये कहें कि अगर 27 सदस्यों को लेकर के कोई 48 दिन रह सकता है तो हम तो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हालांकि बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने जो कुर्सी आराम करने वाले जो कुर्सी छोड़ी है, उस पर कील ठोंक दी है।
ये दिल्ली के डेवलपमेंट लोकसभा के लिए बहुत भारी पड़ेंगे। जो भी जोड़ तोड़ की राजनीति करेगा दिल्ली में, मैं बता दूं कि उसके नतीजे पूरा देश देख रहा है, और जो ग्राफ जा रहा है वो कहीं उल्टा भी हो सकता है। चलिए, ये मेरा अपना मानना है। आपका आकलन। लेकिन फिलहाल जो आपने कहा और जो विजेंद्र जी इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है, संख्या 35 तक पहुंचती नजर आ रही है, कुछ और संख्या बल जुटाया जा सकता है या कि लाइक माइंडेड लोग शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर अपनी राय जाहिर करने के लिए। और ये थी आज की पहली खबर।